गाजा की धरती आज फिर सुलग रही है। रफा की सुरंगों में फंसे हमास के योद्धाओं ने ऐलान कर दिया है कि वे किसी कीमत पर आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, चाहे उनकी जान चली जाए, पर सर झुकाएंगे नहीं। उनकी सांसों में अब भी वही ज्वाला जल रही है जो आज़ादी के लिए धड़कती है। और ये बयान तब आया जब इजराइल ने ये प्रस्ताव रखा कि अगर हमास 2014 के युद्ध में मारे गए इजरायली सैनिक हदार गोल्डन की लाश वापस कर दे तो रफा की सुरंगों में फंसे लड़ाकों को सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा, लेकिन इसके बदले उन्हें अपने हथियार डालकर आत्मसमर्पण करना होगा। यानी पहले झुको फिर रहम मिलेगा। और यही शर्त हमास के लिए अस्वीकार्य थी। इसलिए उनकी सैन्य शाखा इज़्ज़त अद-दीन अल-कस्साम ब्रिगेड ने साफ कहा, हमारे शब्दकोश में आत्मसमर्पण जैसा कोई शब्द नहीं। अगर इजरायली सेना इन सुरंगों में घुसेगी तो जिम्मेदारी उनकी होगी। हमने कभी किसी कब्जे के आगे झुकना नहीं सीखा, हमने हर बार राख से उठना सीखा है। उन्होंने कहा, युद्ध विराम अगर जारी रखना है तो मध्यस्थ देशों को अपनी भूमिका निभानी होगी, वरना गाजा फिर फट पड़ेगा। आज दोपहर 2 बजे हमास हदार गोल्डन की लाश इजरायल को सौंपेगा और फिर दुनिया देखेगी कि उन फंसे हुए योद्धाओं की किस्मत क्या तय होती है। इस बीच एक और खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में मेयर बने ज़ोहरान मामदानी ने अमेरिकी राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया है। उनके फिलिस्तीन समर्थक रुख से इजरायल के भीतर हड़कंप मचा है। विश्लेषक कह रहे हैं कि ये चुनाव इजरायल के लिए एक चेतावनी है कि अमेरिका के अंदर अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। अब वहां की जनता, खासकर युवा और डेमोक्रेट समर्थक, इजरायल की नीतियों से थक चुके हैं। जेरूसलम की रहने वाली हाना ज़ैगर ने कहा, यह यहूदियों के लिए, इजरायल के लिए बहुत बुरी खबर है। न्यूयॉर्क जैसा शहर जहां यहूदी संस्कृति, धन और प्रभाव इतना गहरा है, वहां भी एक ऐसा नेता चुना गया जो खुलकर इजरायल की आलोचना करता है। यह अपने आप में एक संकेत है कि अब विरोध भी राजनीतिक रूप से लाभदायक हो सकता है। जूइश पीपल पॉलिसी इंस्टीट्यूट के विश्लेषक शमूएल रोसनर ने लिखा, ये वो मोड़ है जहां अमेरिका में इजरायल की अंध समर्थन नीति पर सवाल उठने लगे हैं। 34 वर्षीय प्रगतिशील नेता मामदानी ने अपने अभियान में स्थानीय मुद्दों के साथ साथ मानवाधिकार, असमानता के विरोध और फिलिस्तीन के न्याय के सवाल को केंद्र में रखा था। उन्होंने कहा था, गाजा में इजरायल की कार्रवाई नरसंहार है और अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं तो मैं उन्हें गिरफ्तार करूंगा। यह बयान उस अमेरिका में आया जहां दशकों से इजरायल के खिलाफ बोलना राजनीतिक आत्महत्या माना जाता था, लेकिन अब समीकरण बदल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी व्यवस्था को जो एक धार्मिक समूह को दूसरों पर वरीयता देती है वो मानवाधिकारों के खिलाफ है, और इस पर इजरायल का आधिकारिक तंत्र तिलमिला उठा। इजरायल के विदेश मंत्री अमीचाई चिकली ने मामदानी को हमास समर्थक कहा और सोशल मीडिया पर उन्हें निशाना बनाया। यहां तक कि उन्होंने 9/11 हमले की तस्वीरें साझा कर ये तक कहा कि न्यूयॉर्क सब कुछ भूल गया है। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत दानी दानोन ने तो ये तक कह दिया कि मामदानी की जीत से न्यूयॉर्क के यहूदियों की सुरक्षा खतरे में है, क्योंकि अब पुलिस भी उनके अधीन होगी। लेकिन कई अमेरिकी विश्लेषक कहते हैं कि ये अमेरिकी लोकतंत्र का नया चेहरा है जो अब खुलकर न्याय और बराबरी की बात करता है। वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी नेता मुस्तफा बरघूती ने मामदानी की जीत को प्रेरणादायक कहा और कहा कि अब दुनिया के युवा अन्याय के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। फिलिस्तीन का सवाल अब एक वैश्विक नैतिक मुद्दा बन गया है। इस सब के बीच एक और राजनीतिक तूफान उठा जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने ब्रिटिश मीडिया बीबीसी को एक 100% फेक न्यूज कहा। उन्होंने बीबीसी को प्रोपेगेंडा मशीन करार दिया और कहा कि टैक्स पेयर का पैसा ऐसे वामपंथी मीडिया पर खर्च करना शर्मनाक है। यह विवाद तब उठा जब बीबीसी के एक प्रोग्राम में ट्रंप के भाषण का एडिट किया गया क्लिप दिखाया गया, जिसे बाद में भ्रामक बताया गया। इस बयान ने अमेरिका ब्रिटेन मीडिया संबंधों में एक नया विवाद खड़ा कर दिया। इस बीच भारत के राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एक सैन्य अभ्यास के दौरान एक मिसाइल का हिस्सा नियंत्रण से बाहर होकर गांव के पास जा गिरा, जिससे गांव में दहशत फैल गई। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन यह हादसा फिर सवाल उठाता है कि क्या भारत की रक्षा प्रणाली उतनी सटीक है जितना वो दावा करता है। इस घटना ने लोगों को 2022 की याद दिला दी, जब भारत ने गलती से ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में दाग दी थी। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये घटनाएं दिखाती हैं कि सुरक्षा प्रोटोकॉल में बार बार विफलता केवल नागरिकों को खतरे में नहीं डालती, बल्कि पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ाती है और दिल्ली की जवाबदेही पर भी सवाल खड़े करती है। उधर रूस यूक्रेन युद्ध भी एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। रूस अब ड्रोन युद्ध में पूरी तरह हावी है। हर रात 700 से ज्यादा ड्रोन यूक्रेन पर बरस रहे हैं, जिनमें से कई सस्ते लेकिन विनाशकारी हैं। ईरान से मिले शाहिद ड्रोन ने रूस की युद्ध नीति बदल दी है। अब रूस खुद इन्हें बड़े पैमाने पर बना रहा है, जिससे लागत घट गई है और हमने बढ़ गए हैं। पहले एक शाहिद ड्रोन की कीमत थी करीब $2 लाख, अब वही ड्रोन $70,000 में तैयार हो रहा है और इसलिए रूस अब पहले से कई गुना ज्यादा हमले कर पा रहा है। वहीं यूक्रेन को हर ड्रोन रोकने के लिए लाखों डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं, जिससे उसका संसाधन खत्म होता जा रहा है।
ये युद्ध दिखा रहा है कि भविष्य के संघर्ष मानव रहित हथियारों के इर्द गिर्द घूमेंगे। ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और काउंटर ड्रोन सिस्टम अब युद्ध की नई दिशा तय कर रहे हैं। विशेषज्ञ रॉबर्ट टोलास कहते हैं कि भविष्य के युद्ध में नाटो भी ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। हालांकि रूस यूक्रेन जितना नहीं, क्योंकि पश्चिम के पास अब भी विशाल वायुसेना है, पर अब सस्ते ड्रोन हर देश की प्राथमिकता बन चुके हैं। यहां तक कि ताइवान और लैटिन अमेरिका के ड्रग कार्टेल भी इन तकनीकों को अपना रहे हैं। यूक्रेन की एक गर्भवती महिला बोहानदाना झुपायेना ने कहा, मैंने अपने पिता को खोया, मेरा घर मलबे में बदल गया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। उसकी कहानी इस युद्ध की सबसे कड़वी सच्चाई कहती है कि तकनीकी युद्ध में सबसे ज्यादा पीड़ा इंसान झेलता है। डेटा विश्लेषक यासिर आतालन कहते हैं कि रूस के ड्रोन हमलों की सटीकता अप्रैल के बाद दोगुनी हो गई है और उनका लक्ष्य मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है। यूक्रेन भी अब जवाबी ड्रोन हमले कर रहा है और रूस के अंदर तक वार कर रहा है। इनोवेशन की ये रेस लगातार तेज हो रही है। दोनों देश अब एआई आधारित ड्रोन और इंटरसेप्टर सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जो मिसाइलों की तुलना में सस्ते और तेज हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि वे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिलने को तैयार हैं, लेकिन ये मुलाकात तभी सार्थक होगी जब रूस के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को यूक्रेन मुद्दे पर सीधी बातचीत करनी चाहिए ताकि शांति की राह निकले। हालांकि खबरें हैं कि व्हाइट हाउस ने हालिया संदेश के बाद प्रस्तावित शिखर बैठक रद्द कर दी, क्योंकि रूस ने साफ कह दिया था कि वो अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात फिर साफ कर दी है, दुनिया एक अस्थिर मोड़ पर खड़ी है। गाजा की सुरंगों से लेकर न्यूयॉर्क की राजनीति तक, पोखरण के रेगिस्तान से लेकर कीव के आसमान तक, हर जगह एक नई दिशा बन रही है। एक नया संघर्ष जन्म ले रहा है। कोई हथियार डालने को तैयार नहीं, कोई झुकने को नहीं और कोई अब चुप रहने को नहीं। इस समय दुनिया का हर कोना एक अनकहे सवाल से गूंज रहा है, क्या शक्ति ही न्याय है या अब भी मानवता कहीं जिंदा है? प्रिय दर्शक, आज की इस कहानी में कोई विजेता नहीं, सिर्फ संघर्ष है जो इंसानियत को रोज परखता है।